तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शुभम कुमार अग्रवाल और हमारे YouTube चैनल DU केमिस्ट्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम वापस से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में आज सबसे महत्वपूर्ण चीज पार्टीशन फंक्शन पढ़ेंगे। पार्टीशन फंक्शन पढ़ेंगे, इसका क्या रोल है सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे पार्टीशन फंक्शन का क्या रोल है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। ये मान लीजिए आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का भगवान है आपका पार्टीशन फंक्शन। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपका वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। क्वांटम में आप मानते हो वेव फंक्शन ही एक ऐसी चीज है जिससे आप जो भी चीज चाहो क्वांटम पार्टिकल के लिए निकाल सकते हो, चाहे वो पोजीशन हो या मोमेंटम हो या एनर्जी हो, कुछ भी चीज हो, आप क्वांटम पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन से कुछ भी चीजें निकाल सकते हो। ठीक उसी प्रकार स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपका पार्टीशन फंक्शन रोल प्ले करता है। तो बहुत गजब चीज है, आपको रोल समझ में आ गया होगा। अब अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चाहते हैं कि और लोगों को भी बेनिफिट मिले तो फटाक से शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमारा काम है, हम पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे। आज पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे और सबसे पहला केस हम लेंगे टू स्टेट सिस्टम हम सबसे पहले डील करेंगे। देखिए आपके सामने दिख भी रहा होगा टू स्टेट सिस्टम, और इसमें हम पहला केस जो ले रहे हैं वो है 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब है कि आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी, आपकी ग्राउंड स्टेट की कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, मतलब ये है कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 नहीं होगी, इस केस में 0 नहीं होगी, कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर दो स्टेट्स मानी हुई हैं एनर्जी की, E1 और E0 जिसमें ग्राउंड स्टेट है, E1 आपकी पहले जो दूसरी एनर्जी स्टेट है, और पार्टिकल्स भी हमने माने N0 N1 और डीजेनरेसी 1 डीजेनरेसी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। डीजेनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी के एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि इट्स एनर्जी इज कॉन्सिडरेबल, किसकी? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कॉन्सिडरेबल। ठीक है, चलिए अब हमें पार्टीशन फंक्शन निकालना है। ठीक है, देखिए पार्टीशन फंक्शन का हमें फॉर्मूला पता है। Q इक्वल टू होता है समेशन GI e⁻⁻βEI। हमें पता है, हमने दो एनर्जी स्टेट्स मानी हुई हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें दो एनर्जी स्टेट्स हैं E0 और E1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में एक बार नॉट पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है। ठीक है, तो हमने पहले पुट किया तो G0 e⁻⁻βE0 प्लस G1 इंटू e⁻⁻βE1। ठीक है, और हमें ये पता है कि चूंकि देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए डीजेनरेसी दोनों की 1 है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि डीजेनरेसी दोनों एनर्जी स्टेट्स की 1 है, तो आपको 1 पुट करना है। G0 भी 1 पुट करना है, G1 भी 1 पुट करना है। ठीक है, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख भी दी है, 1/kT है ना। K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने सीधे वैल्यू पुट करके हमारा जो पार्टीशन फंक्शन आया वो आया Q इक्वल टू e⁻⁻βE0 प्लस e⁻⁻βE1। ये हमारा पार्टीशन फंक्शन आया किसके लिए? ये हमारा आया टू एनर्जी स्टेट सिस्टम के लिए, और जिसमें 0 पॉइंट एनर्जी मानी गई है, जिसमें 0 पॉइंट एनर्जी कॉन्सिडरेबल है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसे 1 कह के छोड़ दीजिए। अब हम मूव करेंगे जिसमें हम 0 पॉइंट एनर्जी नहीं मानेंगे। हम मान लेंगे कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए आप विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी आपके सामने लिख रखा है ना। दो एनर्जी स्टेट्स बना रखी हैं, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 है, ऊपर वाली की E है। पार्टिकल N0 और N1 है, और डीजेनरेसी 1 है। ठीक है, अब Q इक्वल टू फॉर्मूला रखा हमने GI e⁻⁻βEI है ना, समेशन ऑफ
ये समेसन, ये है आपका क्यू का फॉर्मूला, है ना, जी आई इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई आई। तो हमने पहले जी नॉट और ये हमने एक बार नॉट रखा, एक बार 1 रखा, जी नॉट और जी वन की वैल्यू 1 है, ई नॉट की वैल्यू 0 और ई वन की वैल्यू ई है। तो बस वैल्यू पुट करने के बाद हमारा Q की जो वैल्यू आई, आप खुद करते जाइएगा, साथ ही साथ करते जाइएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारी आ गई Q इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये किसके लिए है? ये 2 एनर्जी स्टेट सिस्टम जिसमें हमारी 0 पॉइंट एनर्जी 0 है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 है। इसमें हमने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या मानी है? 0 मानी है। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा, इसमें था ही नहीं कुछ। अब सीधे क्वेश्चन में चलते हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमें पी नॉट और P1 निकालना है। पी नॉट और P1 निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता है तो चलिए देखते हैं। तो आप सबसे पहले पी नॉट निकालना है, हमें सबसे पहले पी नॉट निकालना है। और ये हमने इसमें माना हुआ है 0 पॉइंट एनर्जी 0 है, हमने इसमें ई नॉट इक्वल टू 0 माना हुआ है। मतलब हमको क्यू कौन सा लगाना है? क्यू ये वाला लगाना है, क्यू इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई। कैसे करेंगे? पी नॉट इक्वल टू होगा एन आई होता है ना, तो एन नॉट अपॉन एन इक्वल टू समेसन ऑफ जी आई होगा, तो जी आई की जगह जी नॉट होगा, यहाँ पर ई की पावर माइनस बीटा ई नॉट होगा अपॉन क्यू। ठीक है, क्यू की वैल्यू पुट कीजिए और आपको आंसर मिलेगा ये 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई। ये आपको आंसर मिल गया होगा, राइट। ठीक है, अब देखिए अब हम P1 निकालेंगे। तो P1 में क्या करना है? N1 अपॉन ये N है, नीचे N नॉट नहीं है, नीचे N है। रुकिए मैं सही कर देता हूं। ठीक है, वो n है, N1 अपॉन N होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये देखिए ऊपर हो जाएगा G1 ई की पावर माइनस बीटा E1 और Q आपका सेम ही रहेगा। तो G1 इक्वल टू 1 है, E1 इक्वल टू E है और Q इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा E और P1 इक्वल टू आपका ये जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगी और ई की पावर माइनस बीटा ई को नीचे भेज दो तो 1 अपॉन ई की पावर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 प्रोबेबिलिटीज हमारी आ गई, एक आ गई पी नॉट और एक P1। यही हमें निकालना था, इसको आप ब्रैकेट से मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए। तो हमने प्रोबेबिलिटी पी नॉट और P1 की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमें पढ़ना है अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हम देखेंगे, यहाँ पर आपको गिवन है टेम्परेचर टेंड्स टू 0। जब टेम्परेचर 0 के पास होगा या 0 को अप्रोच कर रहा होगा, तब जो बीटा की वैल्यू आपको पता है, बीटा क्या है? 1 अपॉन KBT। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन टेम्परेचर को अगर 0 रखोगे तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो बीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब तब जो हमारी P1 और P नॉट जो हमने वैल्यू निकाली है, ये जो 2 वैल्यू निकाली है, अब इन पर क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि बीटा अब इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, बीटा की वैल्यू अब इनफाइनाइट हो रही है। तो P नॉट इक्वल टू क्या होगा? सिर्फ मैथ्स है, आप मैथ्स कर लीजिए। तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू होता है 0, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू होता है 0। ठीक है, और ई की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू होता है इन्फिनिटी। ठीक है,
ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। ई की पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू होता है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू होता है 0, ये याद रखनी है, बस काम हो जाएगा। तो 1/1 + 0, प्रोबेबिलिटी आ गई 0 स्टेट पर 1। क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी आ गई 0 स्टेट पर 1। वही अगर हम ग्राउंड स्टेट की आ गई ना, अब एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। P1 की वैल्यू क्या निकाली है हमने? P1 की वैल्यू निकाली 1/1 + e की पावर बीटा e, 1/1 + e की पावर बीटा e। तो बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो और P1 की वैल्यू हो जाएगी e की पावर इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी। तो 1 + इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो 1/∞ इक्वल्स टू 0। 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो आप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे मूव करते हैं, देखिए हमने क्या निकाला। अगर t 0 पर है तो हमारी जो 0th स्टेट पर जो प्रोबेबिलिटी है, 0 स्टेट पर, सॉरी ये 0 स्टेट पर नीचे वाली है, ये 1 है। अरे मेरे नोट्स थोड़ा सा यार गड़बड़ हो गए। ये P1 है, ठीक है, ये P1 है। P1 इक्वल टू 0, मतलब एक्साइटेड स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है और ग्राउंड स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। मतलब क्या है कि जो आपके पार्टिकल्स होंगे, 100% पार्टिकल्स आपके 0 स्टेट पर होंगे या फिर ग्राउंड स्टेट पर होंगे। जब टेम्परेचर 0 होगा, कंडीशन यहाँ पर याद रखना है, टेम्परेचर जब 0 के अप्रोच कर रहा होगा, टेम्परेचर 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो आपके 100% पार्टिकल्स आपकी ग्राउंड स्टेट्स पर होंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, इट मीन्स ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, ऑल द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम मूव करेंगे कि टेम्परेचर जब इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा। दूसरी कंडीशन कि जब टेम्परेचर आपका इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा तब क्या होगा? तो बीटा की वैल्यू समझ लीजिए 0 को अप्रोच करेगी। 1/∞ इक्वल्स टू होता है 0, 1/∞ इक्वल्स टू होता है 0। तो बीटा की वैल्यू 0 आ रही होगी। तब P0 निकाला हमने और P1 निकाला हमने। तो P0 जब हमने निकालेंगे तो 1/1 + e की पावर माइनस बीटा e, बीटा की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1/2। P0 की वैल्यू 1/2। इसी प्रकार जब P1 निकालोगे 1/1 + e की पावर बीटा e, तो बीटा की वैल्यू आप रख दो 0, तो e की पावर 0 होता है 1। तो 1/1 + 1 इक्वल्स टू 1/2। 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? आप जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो। आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हाफ और हाफ, P0 भी हाफ है, P1 भी हाफ है। मतलब क्या? हाफ मतलब होगा 50%। प्रोबेबिलिटी की बात करें, हाफ मतलब 50%, ठीक है, और ये हाफ का मतलब भी 50%। मतलब ये जब टेम्परेचर इनफाइनाइट की ओर ट्रेंड कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा, जब टेम्परेचर इनफाइनाइट की ओर अप्रोच कर रहा होगा तब आपकी जो ग्राउंड स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 50% होगी और जो एक्साइटेड स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 50% होगी। मतलब ये कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो 50% ग्राउंड स्टेट पर होंगे और 50% पार्टिकल्स आपके एक्साइटेड स्टेट्स पर होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कब वैलिड होगा? जब आपका टेम्परेचर, ये तब वैलिड होगा जब आपका टेम्परेचर इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब टेम्परेचर इनफाइनाइट की ओर जा रहा होगा तो आपकी P0 और P1 दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर होगी। बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट्स पर होंगे। अब इसके बाद जो गजब बात बताने वाला हूँ वो ये है कि टेम्परेचर इनफाइनाइट तो पॉसिबल ही नहीं है भैया जी, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है टेम्परेचर इन्फिनिटी अटेन करना। मतलब ये है कि जो N0 और N1 में रिलेशन होगा वो ये होगा कि N0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब ये कि आपकी ग्राउंड स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा या तो बराबर हो सकती है एक्साइटेड स्टेट से, नहीं तो हमेशा ज्यादा ही होगी, थोड़ा बहुत तो ज्यादा ही होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर इनफाइनाइट की ओर जा रहा होगा तो हमारे दोनों स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, दोनों स्टेट
इक्वली एक्सेसिबल होंगे। इक्वली एक्सेसिबल होंगे मतलब अगर पार्टिकल्स 50 अगर ग्राउंड स्टेट में है तो 24 आपके एक्साइटेड स्टेट में होंगे, 26 आपके ग्राउंड स्टेट में होंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ये 100% कोई डाटा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। बट इसमें एक और चीज है, ये जितने भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं ये नॉन डीजेनरेट स्टेट्स के लिए हैं जिसकी डीजेनरेसी 1 है। नॉन डीजेनरेट मतलब जिसकी डीजेनरेसी 1 है। नॉन डीजेनरेसी का डीजेनरेट का मतलब जिसकी डीजेनरेसी 1 है, उन स्टेट्स के लिए ही वैलिड हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने नोट्स पर लिख भी रखा है, देखिए नोट्स पर मैंने लिख भी रखा है कि एक्साइटेड स्टेट कांट हैव मोर पार्टिकल्स देन ग्राउंड स्टेट एंड ऑलवेज, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट्स कांट हैव मोर पार्टिकल्स देन ग्राउंड स्टेट। और यहाँ पर क्या लिख रखा है, इक्वली एक्सेसिबल में, इक्वली एक्सेसिबल के नीचे लिख रखा है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है टेम्परेचर अटेंड करना इनफाइनाइट, क्योंकि टेम्परेचर इनफाइनाइट अटेंड नहीं कर सकते। और ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट्स हैव लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन ग्राउंड स्टेट, है ना। मैंने वो बताया 24 आपके एक्साइटेड स्टेट्स पर हो सकते हैं और 26 आपके ग्राउंड स्टेट्स पर हो सकते हैं। ऐसा कुछ रेशियो हो सकता है, इक्वल कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेम्परेचर इन्फिनिटी अटेन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? होप आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने पढ़ा है उसको ग्राफ में हम थोड़ा सा प्लॉट कर देते हैं। जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ आपके सामने है, ग्राफ आपके सामने है, देखिए कैसे बना है, देखिए कैसे बना है। हमने एक्स एक्सिस में प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर दिया, सॉरी एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, वाई एक्सिस में हमने प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर दिया और एक्स एक्सिस में हमने टेम्परेचर को डिनोट कर दिया, ठीक है, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमारा टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में हमारी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से हमें ये पता है कि एक्साइटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्साइटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। भैया कैसे? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है जब टेम्परेचर इन्फिनिटी होगा, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट्स में जो है तो मॉलिक्यूल्स जाते जाएंगे, क्योंकि देख रहे थे कि लो टेम्परेचर में प्रोबेबिलिटी 0 थी, वही अगर हाई टेम्परेचर में प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई थी, मतलब 50% हो गई थी। मतलब क्या था? मतलब ये था टेम्परेचर बढ़ाने पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो एक्साइटेड स्टेट्स पर जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है तो वो एक्साइटेड स्टेट्स पर जा रहे हैं। तो ये बात क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्साइटेड स्टेट्स पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे और ग्राउंड स्टेट में घटेंगे। ग्राउंड स्टेट में घटेंगे कि नहीं घटेंगे, ठीक है। तो वही ग्राफ बना हुआ है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा, बट जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट्स पर भी फिर मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? स्टार्टिंग में बढ़ेंगे फिर एक टाइम पे आकर कांस्टेंट हो जाएगा, वही ग्राउंड स्टेट का घटेगा। ग्राउंड स्टेट का आपकी प्रोबेबिलिटी घटेगी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट से जो है तो पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ग्राउंड स्टेट से जो पार्टिकल है वो एक्साइटेड स्टेट्स पर जा रहे हैं, इसलिए ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी घटेगी, वही एक्साइटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ में कुछ नहीं था, जो आपने पढ़ा है उसी को मैंने ग्राफ में लिख दिया, है ना, ग्राफ में लिख दिया। तो आपको जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं तो वो आपको समझ में आ गए होंगे। और एक ये टेबल बना लेना अपने नोट्स पर, एक ये टेबल बना लेना, ये याद रहेगा कि जब टेम्परेचर 0 होगा तो जो ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी है वो 1 मतलब 100% होगी, और जो एक्साइटेड स्टेट या मतलब P1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। वही अगर इनफाइनाइट टेम्परेचर पर बात करेंगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी। ये एक नॉर्मल टेबल है, इसको आप जब भी एग्जाम देने जाओगे उसके पहले अगर इसको देख लोगे तो सारी चीजें दिमाग में याद रहेंगी, ठीक है, सारी चीजें दिमाग में याद रहेंगी। और इसी प्रकार लास्ट में इसको भी बना लेना। ये रहेगा कि आप जब एग्जाम देने जा रहे होगे ना तो तब आपको जल्दी से आपका एक क्विक रिवीजन के थ्रू आपको चीजें याद आ जाएंगी। समझ रहे हो ना कि विद 0 पॉइंट एनर्जी, विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी जो आपका Q आता है, मतलब पार्टीशन फंक्शन जो आता है वो ये आता है, और प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन हमारा आता है वो ये आता है। किसके लिए? ये भी याद रखना, 2 एनर्जी स्टेट्स के लिए जिसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 है ना, जिसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 है ना। नहीं, ये दोनों के लिए है, ये आपके दोनों के लिए है। एक में आपका 0 भी होगा, एक में आपकी कुछ E0 एनर्जी भी होगी, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक विथ 0 पॉइंट एनर्जी, एक विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी भी है ना, दोनों के लिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट रह गया है, कमेंट सेक्शन में लिख देना है, बिल्कुल बेझिझक लिख देना है, वहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। और चलिए आज के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर बोल रहा हूँ कर देना,
है ना यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं, ठीक है, फिर नई चीज़ें और करेंगे हम। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।